इस कार्यक्रम के प्रथम भाग में मैंने आपसे चर्चा किया था साक्षात्कार के विषय में, विशेष करके साक्षात्कार का मानव जीवन से क्या रिश्ता है, साक्षात्कार की परिभाषा क्या है, साक्षात्कार का विकास कैसे हुआ और साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं। आइए कार्यक्रम के इस भाग में चर्चा करते हैं कि यदि साक्षात्कार का आयोजन करना हो तो कैसे किया जाए और इस आयोजन में साक्षात्कार लेने वाले का दायित्व क्या है, उसके अंतर्गत क्या विशेषता होनी चाहिए और साक्षात्कार देने वाले की क्या विशेषता होनी चाहिए, यानी उसका क्या दायित्व है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हम साक्षात्कार का आयोजन किस प्रकार करेंगे। जहां तक साक्षात्कार के आयोजन की बात है, इसके अंतर्गत हम मुख्य 5 बातों का ध्यान रखते हैं, यानी 5 कार्य मुख्य रूप से करते हैं। प्रथम कार्य है साक्षात्कार की तैयारी, साक्षात्कार की शुरुआत, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों का क्रम और अंतिम जो 5वां कार्य है वो यह है कि किस प्रकार हम निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं कि साक्षात्कार की तैयारी कैसे करेंगे। जब हम किसी साक्षात्कार का आयोजन करने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि उसका विधिवत तैयारी की जानी चाहिए, अन्यथा साक्षात्कार का जो परिणाम होगा वो लाभदायक नहीं होगा या अथवा उतना लाभदायक नहीं होगा जितना कि हम चाहते हैं। जब हम साक्षात्कार का आयोजन कर रहे हैं और उसकी तैयारी में लगे हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे मस्तिष्क में आती है वो ये है कि साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है। जैसा कि मैंने इसके प्रथम भाग में चर्चा किया था कि साक्षात्कार का उद्देश्य किसी से कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो सकता है या किसी का मूल्यांकन करना हो सकता है। जब ज्ञान प्राप्त करने की बात हो तो वो भी ज्ञान किस विषय से संबंधित है, किस स्तर का ज्ञान मुझे चाहिए, इन सब सारी बातों का निश्चित होना आवश्यक है। जब हम उद्देश्य तय कर लेते हैं कि हमारा ये उद्देश्य है तो उद्देश्य के आधार पर हम विशेषज्ञ का चयन करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि विशेषज्ञ का हम चयन करें और विशेषज्ञ से हम सामंजस्य स्थापित करें, लेकिन विशेषज्ञ का चयन करते वक्त और सामंजस्य बनाते वक्त यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या विषय विशेषज्ञ जो हमारा उद्देश्य है, जिस ज्ञान की हम प्राप्ति के लिए अग्रसर हो चले हैं, क्या वो ज्ञान इस व्यक्ति से प्राप्त हो सकता है। यदि वह व्यक्ति उस विषय का विशेषज्ञ है तभी उसका चयन करें, तभी उससे सामंजस्य बनाने का प्रयास करें। सामंजस्य का मतलब यह है कि जब भी आपने किसी विषय को चुना तो निश्चित रूप से आप उससे संपर्क स्थापित करेंगे, उससे समय मांगेंगे, उससे थोड़ी अनौपचारिक बातचीत करेंगे और इस प्रकार ये जानने का प्रयास करेंगे कि विषय विशेषज्ञ इस विषय का ज्ञाता होने के साथ साथ और किन विषयों में उसकी रुचि है या उसकी विशेष योग्यता क्या है। इसके बाद यदि विषय विशेषज्ञ से हमारा सामंजस्य हो गया है, हमने अपने उद्देश्यों को तय कर लिया है, तो अब यह सोचना चाहिए कि हम प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार करें, कितने तरह के प्रश्न बनाए जाएं। जैसे अगर आप देखें तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ही आप कह सकते हैं प्राइमरी स्तर के होते हैं, जो हमें सूचना प्राप्त होती है, जैसे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो प्राइमरी स्तर के होते हैं। थोड़ा इससे और ऊंचे स्तर के जो प्रश्न होते हैं, थोड़ा उसमें और आप कह लीजिए कि तर्क शक्ति की जरूरत पड़ती है, ऐसा क्यों होता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं। जो सबसे उच्च स्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें हम किसी विषय वस्तु का, किसी क्रियाविधि का मूल्यांकन करते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का भी समावेश होना चाहिए। कभी कभी हम ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं जिसमें विशेषज्ञ अपने अनुभवों को आपके सामने व्यक्त करते हैं, आपसे शेयर करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विषय विशेषज्ञ के खुद के जीवन से संबंधित कुछ बातें हम जानना चाहते हैं, तो विषय विशेषज्ञ की योग्यता,
उसकी रुचि, उसका व्यवहार और हमने जो उद्देश्य बनाया है साक्षात्कार के लिए, इन दोनों को ध्यानगत रखते हुए हमें प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। यानी साक्षात्कारकर्ता को, साक्षात्कार लेने वाले को प्रश्नों का निर्माण उसी प्रकार करना चाहिए जिससे कि उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अब इसके बाद जो है, अगर हमने प्रश्नों का निर्माण कर लिया है, हमने मतलब साक्षात्कार लेने वाले ने, तो आगे की जो बात है वो ये है कि साक्षात्कार कहां लिया जाए, साक्षात्कार किस समय लिया जाए, साक्षात्कार किस वातावरण में लिया जाए। यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि साक्षात्कार की जो प्रक्रिया होती है, एक आप कह लीजिए अकादमिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। सोच समझ के प्रश्न पूछे जाते हैं, सोच समझ के जवाब दिए जाते हैं। इसलिए इसके लिए एक सुखद वातावरण की जरूरत होती है, एक आरामदायक वातावरण की जरूरत होती है। तो यहां पर जो भी आयोजक हैं, यदि साक्षात्कार लेने वाला ही आयोजक है तो उसको यह ध्यान देना चाहिए कि जो साक्षात्कार देने वाला विशेषज्ञ है उसको किसी प्रकार का तनाव न पैदा हो। अगर वो सहज रहेगा, आरामदायक वातावरण में रहेगा, तो अपनी बात को सुगमता से और एक अच्छे तरीके से गहराई तक जाकर के अपनी बात को कहना पसंद करेगा। इस प्रकार हम ये जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है उसके प्रथम कार्य को, यानी साक्षात्कार की तैयारी को पूरा करते हैं। साक्षात्कार के आयोजन का जो दूसरा प्रमुख कार्य है वो ये है कि कैसे हम साक्षात्कार की शुरुआत करें। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार देने वाले से सीधे सीधे सवाल पूछता है, प्रश्न पूछता है, और साक्षात्कार देने वाला जो विशेषज्ञ है वो एकाएक बोलने लगता है। ऐसा संभव भी नहीं होता है। यदि इस तरह का कार्य किया जाए तो जो हम चाहते हैं, जो सहजता हम प्राप्त करना चाहते हैं, विशेषज्ञ से वो नहीं मिलती है। अतः यह जरूरी है कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले से एक सामंजस्य बनाए, एक अनौपचारिक बातचीत करे और थोड़ा सा यह जानने का प्रयास करे कि जो साक्षात्कार देने वाला विशेषज्ञ है वो किस वातावरण में, किस प्रकार के प्रश्नों में सहज महसूस करता है और किस प्रकार के प्रश्नों को वो अवॉइड करना चाहता है। मतलब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिससे आदमी बच के निकलना चाहता है। तो ये अगर जानकारी साक्षात्कार लेने वाले के पास है तो उसी के अनुसार साक्षात्कार लेने वाला अपने प्रश्नों को व्यवस्थित करता है, अपने प्रश्नों को एक तारतम्य में प्रेषित करता है और साथ ही साथ जो साक्षात्कार देने वाला विशेषज्ञ है उसके साथ एक सुखद सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर जो प्रमुख बात यह है कि आपने यह अनौपचारिक बात कर लिया, लेकिन अब जब साक्षात्कार शुरू हो रहा है, यानी उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है या वो सीधे जीवंत उसका प्रसारण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्नों का क्रम एक बहुत मायने रखता है साक्षात्कार को सफल बनाने के लिए। अब सवाल उठता है कि कैसे आप प्रश्नों को एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे। यह निर्भर करता है विषय विशेषज्ञ की योग्यता पर, उसकी रुचि पर और आपके साक्षात्कार के उद्देश्य पर। तो यहां पर जब आप शुरुआत करें तो उन प्रश्नों को लेकर के करें जिससे कि एक सामंजस्य बने साक्षात्कार देने वाले और साक्षात्कार लेने वाले के बीच। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कोई दूरदर्शन के लिए, रेडियो के लिए कोई साक्षात्कार रिकॉर्ड करते हैं तो हम विशेषज्ञ को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी प्रस्तावना करते हैं, उसकी विशेष योग्यताओं के बारे में दर्शकों को बताते हैं। इससे क्या होता है कि साक्षात्कार देने वाले के अंदर एक उत्साह होता है, एक वो जो साक्षात्कार का उद्देश्य होता है उसके करीब वो पहुंचने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार ये जो दूसरा कार्य है काफी महत्वपूर्ण है। यदि हमने साक्षात्कार की शुरुआत ही गलत ढंग से किया तो निश्चित रूप से साक्षात्कार अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो पाएगा। अतः बहुत
सलीके से, बहुत तत्परता के साथ और शालीनता के साथ, सहजता देते हुए हमें साक्षात्कार की शुरुआत करनी चाहिए। अब तीसरा प्रमुख कार्य है प्रश्न पूछना। देखिए, प्रश्न पूछने में दो बातें हैं। एक तो प्रश्न की कठिनता का स्तर, यानी प्रश्न क्या चाहता है, प्रश्न किस तरह की सूचनाएं चाहता है, कितने विस्तार से वो सूचना चाहता है। दूसरी बात प्रश्न के अंतर्गत यह होती है कि जब भी साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछता है तो उसके पूछने का कौशल क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं, लेकिन पूछने का तरीका गलत होता है। जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं उसकी तरफ ना देखते हुए दूसरे की तरफ देखते हैं। तो ये उदाहरण के तौर पर मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखेंगे कि प्रश्न उतना प्रभाव नहीं छोड़ता है जितना कि प्रश्न पूछने के सही तरीके के द्वारा प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि प्रश्न की गुणवत्ता भी होनी चाहिए, प्रश्न क्या चाहता है इस पर भी ध्यान देना चाहिए, और प्रश्न किस तरह से प्रस्तुत किया जाए इस पर भी साक्षात्कारकर्ता को ध्यान देना चाहिए। हम यहां पर 4 प्रकार के प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न है मुक्त प्रश्न। जैसे अगर आपने ये पूछा कि हिंदी साहित्य में विभिन्न कालों में किस प्रकार बदलाव आए, तो ये एक मुक्त प्रश्न है। इसमें अगर आप 10 विशेषज्ञों से पूछेंगे तो सबके उत्तरों में थोड़ा थोड़ा अंतर भी देखने को मिलेगा। उनकी भाषा शैली में, बताने की भाषा शैली में भी अंतर देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि मुक्त प्रश्न में जो विशेषज्ञ होता है वो जो स्वीकार करने योग्य जो तथ्य हैं, जो ज्ञान है, उनके साथ साथ अपने अनुभवों को भी आपके साथ शेयर करता है। उनको अपनी भाषा में, अपने तरीके से, अपने सलीके से, अपने खुद के प्रभाव के माध्यम से वो आपके सामने यानी लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। दूसरी प्रकार का प्रश्न जो है वो हां और नहीं में है। हां और नहीं में प्रश्न, जब मतलब इस तरह के उत्तर वाले जब आप प्रश्न पूछते हैं, तो जैसे आपने कहा कि आपने जब ये काव्य लिखा तो आप क्या वहां थे, हां या नहीं में जवाब होगा। या कुछ में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत संक्षिप्त उत्तर हो, बहुत एक लाइन का उत्तर हो, उससे ज्यादा कोई नहीं बोल सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अगर आप देखेंगे तो उत्तरदाता जो है, जो विशेषज्ञ है, उसके पास इतने विकल्प नहीं होते कि वो बहुत सारी बातों को आपके सामने प्रेषित कर सके। इस प्रकार के प्रश्नों का हम समझते हैं कि बहुत सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए, और जहां पर आपको यह लगे कि मुझे बहुत पिन पॉइंटेड, बहुत संक्षिप्त उत्तर चाहिए, वहीं पर इसका प्रयोग करना चाहिए। तीसरे प्रकार के प्रश्न वे होते हैं जिन्हें हम अनुशीलन प्रश्न कहते हैं। अनुशीलन प्रश्न ऐसे होते हैं कि एक के बाद एक से जुड़े हुए पूछे जाते हैं, और प्रश्नकर्ता यानी साक्षात्कारकर्ता ये जो है प्रश्न इसलिए पूछता है कि वो किसी विषय की गहराई में जाना चाहता है। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी साहित्यकार के, किसी लेखक ने जब कोई रचना किया तो उसके गहराई तक जाना चाहता है। यह पूछना चाहता है कि आप किस मनस्थिति में थे कि आप ये रचना प्रस्तुत किए लोगों के सामने, वे परिस्थितियां क्या थी, वे कारण क्या थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक के बाद एक प्रश्न करके जो साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति है वो विशेषज्ञ से यह जानना चाहता है कि वो तमाम परिस्थितियां क्या थी, वो तमाम कारण क्या थे, वो तमाम बातें क्या थी जो इस कार्य के पीछे एक कारण के रूप में अपना कार्य किए। यानी कहने का मतलब यह है कि जो साक्षात्कार करता है वो बहुत ही गहराई तक जाकर के बात निकलवाना चाहता है। यदि ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को हम एक के बाद एक प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से हम इसे कहेंगे कि ये प्रश्न गहराई तक जाकर के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और इन प्रश्नों को अनुशीलन प्रश्न कहते हैं। चौथे प्रकार का प्रश्न जो होता है वो कल्पनात्मक प्रश्न होते हैं। जैसे कभी कभी साहित्यकारों से ये पूछे कि अगर इस तरह की रचनाएं लोग फिर करने लगे तो क्या भारत एक कैसा समाज होगा, हमारे देश में जो लोगों की सोच होगी वो किस प्रकार बदलेगी।
इस तरह के प्रश्न जो है, जो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसे प्रश्न मतलब कल्पना करके पूछते हैं, वो हकीकत में नहीं है, लेकिन अगर ये परिस्थिति बनती है तो आपका विचार क्या है, इस तरह के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस तरह की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें कल्पनात्मक प्रश्न कहते हैं। तो ये प्रमुख 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनको विभिन्न क्रम में, विभिन्न एक के बाद एक क्रम में व्यवस्थित करके इस प्रकार पूछते हैं कि हमें जो चीज, जो ज्ञान प्राप्त करना विशेषज्ञ से, वो प्राप्त हो सके। चौथा प्रमुख कार्य है प्रश्नों का क्रम निर्धारित करना। आमतौर पर 2 प्रकार के क्रम की बात की जाती है। एक क्रम यह होता है कि हम मुक्त प्रश्न पहले पूछते हैं और धीरे धीरे हम जो है विशिष्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा क्रम यह होता है कि हम पहले ही विशिष्ट प्रश्न पूछ लेते हैं और फिर धीरे धीरे जो है हम मुक्त प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों प्रकार के क्रम संभव हैं और दोनों प्रकार के क्रमों का प्रयोग किया जाता है। अब ये परिस्थिति बताती है, विशेषज्ञ की योग्यता बताती है, विशेषज्ञ का अनुभव बताता है और आप किस उद्देश्य से साक्षात्कार ले रहे हैं, इन सारी बातों को ध्यानगत रखते हुए यह तय किया जाता है कि हम मुक्त प्रश्न से शुरू करें या विशिष्ट प्रश्न से शुरू करें। यदि किसी एक विशेष रचना के बारे में आप बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न विशिष्ट प्रश्न ही पहले आएगा और उन तमाम परिस्थितियों को हम बाद में चर्चा करेंगे मुक्त प्रश्नों के माध्यम से, जो कि उस रचना में निहित है, उस रचना से संबंधित है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी विशेषज्ञ के जीवन के बारे में, उसकी रचनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम मुक्त प्रश्न से शुरू करते हैं, जैसे कि आपने कैसे, क्या कारण थे जो आपको इस फील्ड में, साहित्यिक फील्ड में, साहित्यिक क्षेत्र में लाने के लिए उत्तरदायी हैं। धीरे धीरे यहां से मुक्त प्रश्न से बात करते हुए हम किसी एक रचना पर आ जाते हैं कि आपने जब यह रचना लोगों के सामने लाई तो आप क्या सोच करके ले आए, या यह रचना में क्या आपने बात किया है, क्यों ऐसा किया है, या इवन यहां तक कि एक शब्द के भी जो है, क्या यह रचना लोगों के हित के लिए हो सकती है अथवा नहीं। यहां पर जो है विशेषज्ञ बोलता है हां अथवा नहीं। कहने का मतलब यह है कि आप दोनों क्रम में प्रश्नों को व्यवस्थित कर सकते हैं। यह निर्भर करता है आपके ऊपर, विशेषज्ञ के ऊपर और जो साक्षात्कार का उद्देश्य है उसके ऊपर। साक्षात्कार का आखिरी और बहुत ही प्रमुख कार्य है निष्कर्ष निकालना, यानी उसको समापित करना। जब आपने पूरी बात कर लिया विशेषज्ञ से और आपको यह लगता है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने साक्षात्कार का आयोजन किया वो उद्देश्य पूरे हो चले हैं, तो अब बात आती है कि किस तरह से हम इसका समापन करें, किस तरह से इसकी क्लोजिंग करें, कैसे इसको निष्कर्षात्मक रूप में प्रस्तुत करें। यहां पर यह मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई व्याकरण नहीं है जिसके आधार पर आप यह कह सकते हैं कि यही तरीका है या ऐसी परिस्थितियों में इस तरह से हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए, लेकिन कुछ जो है सामान्य बातें जरूर है जिनका प्रयोग हम यहां पर कर सकते हैं। जैसे यदि आप किसी समस्या को लेकर के साक्षात्कार का आयोजन आपने किया है तो विशेषज्ञ से लास्ट में कुछ बातें निष्कर्ष के रूप में 2-4 शब्दों में आप कहलवा सकते हैं, 2-4 वाक्यों में कहलवा सकते हैं और एक साक्षात्कार कर्ता के रूप में फिर उन बातों को समेटते हुए समापित कर सकते हैं, एक निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अपने साक्षात्कार का। और साथ ही आप जो विशेषज्ञ, जिस विशेषज्ञ को आपने साक्षात्कार के लिए बुलाया है उसको धन्यवाद भी आपको देना है कि आप यहां हमारे इस कार्य के लिए आए, आपने जो बातें की उससे लोगों को लाभ होगा और जो बातें की आज के विषय के अनुरूप थी। इन सब बातों को करते हुए विषय विशेषज्ञ को धन्यवाद भी देना होता है। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर निष्कर्ष या कह ले साक्षात्कार का समापन अगर सही ढंग से हो जाए
उचित ढंग से हो जाए तो निश्चित रूप से एक अमिट छाप दर्शकों के ऊपर, श्रोताओं के ऊपर पड़ती है। तो समापन को भी उतनी ही गंभीरता से साक्षात्कारकर्ता को और साक्षात्कार देने वाले को लेना चाहिए जैसे कि आपने साक्षात्कार के अन्य विभिन्न कार्यों को लिया है। अब आइए चर्चा करते हैं कि एक साक्षात्कारकर्ता के क्या दायित्व हैं और उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया था कि साक्षात्कार की प्रक्रिया में, साक्षात्कार के आयोजन में मुख्य रूप से दो पार्टीज हैं, एक विशेषज्ञ की, साक्षात्कार देने वाले की, और दूसरा जो है साक्षात्कार लेने वाले की। हालांकि साक्षात्कार लेने वाला प्रश्नों के माध्यम से जानकारी एकत्रित करता है, ज्ञान एकत्रित करता है, लेकिन जब इस साक्षात्कार के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है और जिन प्रश्नों का उपयोग करके साक्षात्कार लिया गया है, यदि इसको प्रकाशित किया जाता है, इनका दूरदर्शन पर प्रसारण किया जाता है या रेडियो पर प्रसारण किया जाता है, तो इससे दर्शकों को, श्रोताओं को, पाठकों को भी लाभ मिलता है, वही ज्ञान प्राप्त होता है जो साक्षात्कार का उद्देश्य रहा है। अब यहां पर चूंकि दो पार्टीज है साक्षात्कार में, एक साक्षात्कार लेने वाले की, एक साक्षात्कार देने वाले की, लेकिन अगर ये दोनों पार्टीज अगर ठीक से कार्य न करें, इनके अंदर वो विशेषताएं न हो, अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से न करें, तो निश्चित रूप से यहां पर कहा जा सकता है कि साक्षात्कार का जो प्रतिफल है, जो आउटकम है, वो उतना लाभकारी नहीं हो सकता जितना कि होना चाहिए। तो यहां पर आइए देखते हैं कि एक साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कार लेने वाले के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए, उसके दायित्व क्या है। सबसे पहली बात यह है कि साक्षात्कारकर्ता यानी साक्षात्कार लेने वाले के अंदर यह बात होनी चाहिए कि वो विशेषज्ञ से परिचित हो जाए, विशेषज्ञ के व्यवहारों के बारे में परिचित हो जाए, विशेषज्ञ की क्या विशेष योग्यता है, उसका क्या एक्सपर्टाइज है, वो किस विषय का ज्ञाता है, किस विषय में बोलने में ज्यादा रुचि लेता है, इन सारी बातों को जानना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि साक्षात्कार लेने वाले को यह भी जानना चाहिए कि साक्षात्कार देने वाले का व्यवहार क्या है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों से अगर आप एक विशेष प्रकार के प्रश्न पूछें या उनकी जिंदगी के बारे में पूछें, उनको, अब जैसे मान लीजिए पूछ लीजिए कि आपकी उम्र कितनी हो गई, आपने शादी कब किया था, अगर ऐसे सवाल पूछ लें तो उनको अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो ये जानने की जरूरत है कि साक्षात्कार देने वाले की यानी विशेषज्ञ की व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा है, वो किन बातों को स्वीकार करता है, किन बातों को स्वीकार करने में वो थोड़ा नाराजगी जाहिर करता है। यदि साक्षात्कार लेने वाला इन सारी बातों को जान लेगा तो निश्चित रूप से अपने प्रश्नों को ठीक ढंग से आयोजित करेगा, एक क्रमबद्ध तरीके से प्रेषित करेगा और उन प्रश्नों को नहीं पूछेगा, उन प्रश्नों का उपयोग नहीं करेगा जो कि विशेषज्ञ को अच्छे नहीं लगते हैं। तीसरी बात यह है कि जो साक्षात्कार का शीर्षक है वो उचित होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी विषय पर बात करें और वो विषय प्रासंगिक ना हो, उसका कोई दर्शकों को, श्रोताओं को, यहां तक कि साक्षात्कार लेने वाले को कोई उसका लाभ न मिले। तो विषय जो है प्रासंगिक होना चाहिए, विषय लाभदायक होना चाहिए, उससे लोगों का ज्ञानवर्धन होना चाहिए। इन सारी बातों को भी साक्षात्कारकर्ता यानी साक्षात्कार लेने वाला ध्यान रखे। अगली बात, अगला जो दायित्व है जो साक्षात्कारकर्ता में होनी चाहिए वो ये है कि विशेषज्ञ की बात ध्यान से सुने। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग साक्षात्कार लेते हैं तो एक प्रश्न पूछने के बाद दूसरे प्रश्न के बारे में चिंता करने लगते हैं, दूसरी तरफ देखने लगते हैं। उनके चेहरे की बनावट ऐसी होती है जिससे जो विशेषज्ञ है उसको ये लगता है कि ये मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनता है। अगर आप विशेषज्ञ को यह लगे कि आप उसकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से साक्षात्कार में उसकी रुचि कम हो जाती है और
एक साक्षात्कार लेने वाले के रूप में आपका यह दायित्व बनता है कि आप उसकी विशेषज्ञ की रुचियों को बराबर बनाए रखें। और आखिरी दायित्व यह है कि जो साक्षात्कार लेने वाला है वो किसी न किसी तरीके से सूचनाओं का अंकन करे, चाहे वो छोटे के रूप में मतलब संक्षिप्त में अपने कागज पर लिख ले बातों को, या उसका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जैसे कैमरे के माध्यम से या टेप रिकॉर्डर के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनके माध्यम से उनका अंकन करे। इससे दो बातें होती हैं। एक तो यह होता है कि साक्षात्कार देने वाले के भी मन में होता है कि जो हमारा साक्षात्कार लिया जा रहा है उसका व्यापक उपयोग किया जाएगा। दूसरी बात यह होती है कि जो भी चीज रिकॉर्डेड है, जो भी अंकित चीज है, उसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उसका प्रसारण कर सकते हैं। अगर उस लिखित बात है तो प्रकाशन करके हम बहुत सारे लोगों को इस बात को पहुंचा सकते हैं, वहां तक इस ज्ञान को पहुंचा सकते हैं और इससे काफी लोगों का फायदा हो सकता है। अब आइए चर्चा करते हैं कि साक्षात्कार देने वाले का दायित्व क्या है। देखिए, साक्षात्कार की प्रक्रिया में जो साक्षात्कार देने वाला है यानी विशेषज्ञ, उसकी भूमिका काफी अहम होती है क्योंकि सूचनाओं और ज्ञान का वो स्रोत होता है। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आप विशेषज्ञ के रूप में जब भी आपको मौका मिले और ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि आपसे कोई साक्षात्कार लेता है, तो दो तीन बातें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है कि साक्षात्कार के लिए तैयारी करें। कभी कभी ऐसा होता है कि ये मान लेते हैं लोग कि हम तो बड़े विद्वान हैं, हमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब भी आप पढ़े हुए विषय को भी पढ़ते हैं तो उसमें नयापन आता है और हमेशा दर्शक और श्रोता कुछ न कुछ नयापन ढूंढने की कोशिश करता है। तो दर्शकों और श्रोताओं को, पाठकों को बांधने के लिए कुछ न कुछ अपनी बातों में नयापन लाने की कोशिश करें। इसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि तैयारी करने से यह फायदा होता है कि अगर मान लीजिए जैसे कुछ तथ्य ऐसे हैं जैसे कि मतलब वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर केवल एक शब्द में होता है, जैसे कोई डेट पूछी जा रही है और वो खुदा न खास्ते आपकी डेट भूल गई है और जो प्रश्न करता है, साक्षात्कार लेने वाला है, वो आपसे वो डेट पूछ लेता है, तारीख पूछ लेता है और आप कह दें एक विशेषज्ञ के रूप में कि मुझे तो वो तारीख नहीं याद है, तो ये एक बड़ी खराब स्थिति होती है, एक अच्छी स्थिति नहीं कम से कम होती है और एक विशेषज्ञ के रूप में आपको ये बात शोभा नहीं देती है। तो इसलिए यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ी तैयारी कर लें, भले ही उस विषय पर आपकी मास्टरी क्यों ना हो। दूसरी बात जो दायित्व के रूप में या एक विशेषता के रूप में साक्षात्कार देने वाले यानी विशेषज्ञ के अंतर्गत होनी चाहिए, वो ये है कि जो प्रश्न करता है, जो साक्षात्कार ले रहा है व्यक्ति, उसके प्रत्येक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुने। कभी कभी यह देखने को मिलता है कि प्रश्न कुछ और पूछा गया है, जवाब कुछ और मिल रहा है। तो इस तरह का जो अगर साक्षात्कार हो रहा है तो निश्चित रूप से यह साक्षात्कार एक दुविधा पैदा करता है और फायदा न करके, लाभ न पहुंचा करके यह नुकसान पहुंचाता है। तीसरी बात यह मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो एक विशेषज्ञ के रूप में आप उचित जवाब दें और अपने जवाब की, अपने उत्तर की एक सीमा निर्धारित करें कि मुझे इस प्रश्न के प्रत्युत्तर के रूप में कितना बोलना है, कितनी बात बतानी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक ही प्रश्न का उत्तर इतना लंबा दे दिया कि दूसरे प्रश्न रह गए। तो यहां पर यह ध्यान देने योग्य बात होती है कि यदि आप पहले से थोड़ी सी जानकारी रख लें कि कितने देर का साक्षात्कार होगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने जो है किन किन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर इन सारी बातों को आप पहले से अपनी तैयारी के रूप में ले लेते हैं तो अपने उत्तर को प्रश्नों के हिसाब से क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। और इस प्रकार व्यवस्थित किया हुआ जो जवाब आपका होगा निश्चित रूप से काफी प्रासंगिक होगा और यथोचित होगा। तो ये रही बात साक्षात्कार के विषय में। आप जब भी एक साक्षात्कारकर्ता के रूप में अथवा विशेषज्ञ के रूप में साक्षात्कार की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं तो इन बातों को ध्यानगत रखते हुए एक यथोचित
और लाभकारी साक्षात्कार की प्रक्रिया में सहभागी बन सकते हैं।